अच्छा जी, इसी तरह से मार्केट्स क्या हैं? अच्छा, एक तो हम कहते हैं जी घर में बैठ के किधर चलना है यार, मैं मार्केट चलना नहीं, इट्स नॉट मार्केट, इट्स अ मार्केट प्लेस, ठीक है? मार्केट। अच्छा, अब हम जब मार्केटिंग की लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं यार फलां चीज़ की मार्केट है, यहाँ पे फलां चीज़ की मार्केट का मतलब है कि फलां चीज़ को खरीदने वाले एक्चुअल और पोटेंशियल बायर यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो एक्चुअल बायर वो जिसने आपकी चीज़ खरीदी, और पोटेंशियल है जो कल को खरीद सकता है। एक बंदा आपके जूस पॉइंट पे आ गया, उसने बैठ के जूस पिया, एक्चुअल बायर, पोटेंशियल वहां से गुजरने वाले लोग देखते हैं, अच्छा यार ये यहाँ पे नया जूस पॉइंट बना है, जूस की शॉप बनी है, अच्छा यार आज इसने लिख के लगाया है कि यार ईद की खुशी में जो है वो डिस्काउंट है, ठीक है? जो बड़ा ग्लास था जूस का वो 100 की बजाय डिस्काउंट करके 70 पे आ गया है, ठीक है? डिस्काउंट लग गई, चलो यार आज इसको ट्राई करते हैं, वो भी फिर आपके पास आ जाएगा। तो जो आपके पोटेंशियल बायर्स होते हैं उनको कंपनी के डोर स्टेप तक लाने के लिए और उनको चीज़ की खरीदारी पर उकसाने के लिए डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है? अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? अब आपके सामने आपकी एक मार्केट है जिसमें आपके पोटेंशियल और एक्चुअल बायर्स आपको लगता है कि मौजूद हैं। तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि इस मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप टारगेट मार्केट को चूज करते हो। टारगेट मार्केट का मतलब कि अब एक कंपनी जो है अब एक कंपनी जो है वो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया को तो सर्व नहीं ना कर सकती। पूरी दुनिया का मतलब ये है कि दुनिया के हर एक बंदे को कहे जी ये भी मेरा कस्टमर, ज़ाहिर बात है। अगर आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एक एरिया में जो है वो पॉइंट ओपन करते हैं, ठीक है? आप एक एरिया में एक सर्विस स्टेशन ओपन करते हैं, कार वॉश ओपन करते हैं। अब उस कार वॉश में आपके पास जारी बात है लाहौर से कोई बंदा तो गाड़ी धुलवाने नहीं ना आएगा, आपके नज़दीकी एरिया के लोग आएंगे। तो आप कहते हो जी मेरे इर्द गिर्द के जो तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर रेडियस के लोग हैं वो मेरी टारगेट मार्केट है। जी लें जी, आपकी टारगेट मार्केट सिलेक्ट हो गई। अच्छा, मैकडोनल्ड साहिवाल बाईपास पे है, अब उसकी टारगेट मार्केट कौन सी? उसकी टारगेट मार्केट साहिवाल के लोग हैं जी। नहीं जी, उसकी टारगेट मार्केट साहिवाल के, उसकी टारगेट मार्केट ट्रैवलर भी हैं जो डेली वहां से जीटी रोड से गुजरते हैं। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, टारगेट मार्केट वो मार्केट होती है जिसके साथ कंपनी काम करना चाहती है, काम करेगी तो उसके साथ रिलेशनशिप बनेंगे, ठीक है? और इस तरह से जो है वो आपको पता होगा आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। इस तरह से सेगमेंटेशन है। अब सेगमेंटेशन क्या है, मैं सेगमेंटेशन की आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। सेगमेंटेशन में अगर हम बात करते हैं टोयोटा की कंपनी की, या चले मैं इसको और भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर आप एक मोबाइल फ़ोन कंपनी की बात करते हैं तो उनका एक कस्टमर ऐसा है जो कि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है। तो वो कहते हैं यार मैं हर टाइम अपना कैमरा नहीं उठा सकता, तो मैं अपने फ़ोन से मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी भी करूँगा। उसके लिए वो एक बड़ी हाई एंड डिवाइस बना देते हैं, बहुत अच्छा उसमें कैमरा लगा देते हैं 100 मेगापिक्सल का, 108 मेगापिक्सल का। तो वो एक सेगमेंट के लिए उन्होंने चीज़ बना दी। एक सेगमेंट वो है जो एक बिजनेसमैन बंदा है जो सुबह दुकान पे जाता है शाम को दुकान, वो कहते हैं यार मुझे आम एक फ़ोन चाहिए जिस पे मैं कॉल कर सकूं, सुन सकूं, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए जो है, उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके लिए फिर वो मार्केट सेगमेंटेशन करती है कंपनी। मार्केट में मौजूद जो लोग होते हैं उनको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है, ठीक है? और उन हिस्सों के लिए फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं, ठीक है? किसी एक को भी कंपनी सिलेक्ट कर लेती है और बहुत सारे सेगमेंट को भी सिलेक्ट कर लेती है। टारगेट मार्केटिंग क्या है? आपने जो सेगमेंट्स बनाए, ठीक है, आप उन सेगमेंट्स में से किस सेगमेंट को सर्व करेंगे, ये आपकी टारगेट मार्केट होगी। इसी तरह से जी डी मार्केटिंग क्या है? डी मार्केटिंग ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको जो है थोड़ा कम करने के लिए, ठीक है, उसको मतलब मैनेज करने के लिए जो है वो आप डी मार्केटिंग करते हैं। अब डी मार्केटिंग क्या है? डी मार्केटिंग है फॉर एग्जांपल जैसे जैसे आपकी जो है, जैसे मैपको वाले आपने देखा है,
वो आपको क्या रहे होते हैं, डिस्करेज कर रहे होते हैं कि जी आप बिजली का इस्तेमाल कम से कम करें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं इनका मकसद जो है वो ये होता है कि आप, अच्छा मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको इसमें जो है वो कोट करता हूँ। ई मार्केटिंग ये है कि डिमांड को ना रिड्यूस करने के लिए जो एफर्ट की जाती है। जैसे आप देखें मैप्को के जो आपको मोस्टली मैसेज मिलेंगे वेबडा वालों के, वो इसलिए होते हैं कि यार आप जो है ना उनकी प्रोडक्ट की कंजम्पशन कम से कम करें, क्योंकि वो सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे होते, तो उस वक्त वो कहते हैं जी इसकी कंजम्पशन कम करें। अच्छा, डी मार्केटिंग की एक और चीज़, ये जो सिगरेट की एडवर्टीजमेंट्स आती हैं उसके साथ उन्होंने उसके ऊपर एक मसूड़ों वाला जो है वो बनाया होता है, इसमें मसूड़े का कैंसर दिखा रहे होते हैं, ठीक है। अब वो देखें कि ये चीज़ डी मार्केटिंग में आती है। डी मार्केटिंग का मतलब ये है कि जब कंपनी इस पोजीशन में होती है कि कंपनी सप्लाई ना दे पा रही हो, मार्केट में डिमांड एक्सेसिव हो, या और किसी लीगल रीजंस की वजह से कंपनी ये कोशिश करती है कि कंपनी जो है वो इनको उसमें ले जाए, डी मार्केटिंग में ले जाए, जिससे कंपनी की जो डिमांड एंड सप्लाई है वो बैलेंस हो जाए। और भी रीजंस होती हैं, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का नहीं होता, और भी इसकी जो है वो रीजंस होती हैं, ठीक है। तो ये डी मार्केटिंग था जी। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब ये है कि आपने जो पैसे दिए हैं उसके बदले में कंपनी जो आपको बेनिफिट्स दे रही है, जो पूरा पैकेज दे रही है, वो जो है वो वैल्यू प्रपोजिशन कहलाता है। अच्छा, वैल्यू प्रपोजिशन जो है इसमें आप कंपनी आपको कुछ ना कुछ डिलीवर कर रही होती है, ठीक है। तो वैल्यू प्रपोजिशन सादा लफ्ज़ों में यार, आप जाके आप अगर किसी ब्रांड से एक डील लेते हैं तो वो उसमें जनाब आपको कहते हैं जी हम आपको 500 रुपीज़ में हम आपको फ्राइज़ भी देंगे, कोल्ड ड्रिंक भी देंगे, साथ हम आपको एक जो है लार्ज जिंगर बर्गर भी देंगे। तो ये वैल्यू प्रपोजिशन है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको इसकी अब 700 रुपये का पैकेज करवाते हैं, उसमें आपको जितने MBs मिलते हैं, जितने SMS मिलते हैं, जितनी आपको मिनट्स मिलते हैं ऑफ नेट एंड ऑन नेट, ये आपका वैल्यू प्रपोजिशन है, ठीक है। वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब है कि वो बेनिफिट्स या वो वैल्यूज जो कंपनी कस्टमर को देती है ताकि कस्टमर अपनी नीड्स को पूरा कर सके। अच्छा, अब मार्केटिंग के बारे में ना जी डिफरेंट फिलॉसफीज हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी चीज़ को बेचने का नाम मार्केटिंग है, मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, कस्टमर की नीड को समझने का नाम मार्केटिंग है। तो डिफरेंट फिलॉसफीज हैं इसके बारे में, उनके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। सर, सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी चीज़ सस्ती है, अफोर्डेबल है और दुकान पे पड़ी है तो बिकी जाएगी। मीन्स इफ योर प्रोडक्ट इज अफोर्डेबल एंड इट इज अवेलेबल ऑन द शॉप, कस्टमर विल बाय इट। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पर जो बिलीव करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, मैं जी साथ साथ चाय भी पी लूँ। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पर बिलीव करने वाले लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि चीज़ को सस्ता बनाओ, चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने की कोशिश करो। चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली चीज़ बिक जाएगी। चाइना की बात करते हैं, चाइना जो चीज़ें बना रहा है उसकी चीज़ें बिक रही हैं, उनमें एक बड़ी रीज़न ये है कि वो चीज़ें सस्ती हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, वो बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है, उसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा जी, मैं अगर आपके सामने बात नाम लूँ जी, मैं आईफोन की एप्पल कंपनी की बात करूँ तो आपके माइंड में क्वालिटी आएगी, आपके माइंड में परफॉर्मेंस आएगी, आपके माइंड में फीचर्स आएंगे। तो एप्पल जो है उसको, उसका कस्टमर वो एप्पल का ही कस्टमर है, ठीक है, उसको किसी और कंपनी के लिए तोड़ना मुश्किल है। यहाँ पे एक और भी टिप है सर, जब भी आप किसी भी मार्केट में जाएं तो कोशिश करें कि उस मार्केट में मत जाएं जिस मार्केट में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स मौजूद हैं, और जिस मार्केट में जो है वो जिस मार्केट में स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी मौजूद है। आपके लिए उन ब्रांड से बिजनेस छीनना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए उन ब्रांड्स के साथ compete करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
तो इसलिए जो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी चीज़ बनाएं, वो प्रोडक्ट बनाएं जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, फीचर्स अच्छे हों, तो आपकी चीज़ बिकेगी, राइट। सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले लोग जो इस स्कूल पे बिलीव करते हैं, उनका ये मानना है कि कस्टमर तब तक चीज़ नहीं खरीदेगा जब तक आप कस्टमर को बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। तो कस्टमर को बेचने पे जोर लगाएं, हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ का ग्राहक मौजूद है, आपको बेचनी आनी चाहिए, चाहे वो जो भी है जैसा भी। अब यहाँ पर किस पे जोर लग गया, यहाँ पर कंपनी का फोकस है, अल्लाह आपका भला करे, आपकी सेलिंग और प्रमोशन एफर्ट पर। ठीक है जी, टीवी पे पैसे लगाओ, ब्रांडिंग हैवी करो, ब्रांडिंग हैवी करो, फ्लेक्सेस लगा दो शहर में, ठीक है, कोई इवेंट करवा दो, किसी बड़े जनाब स्टार को बुला लो, ठीक है, कमाल हो जाएगा। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद सर आता है जी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये है कि देखो यार किस चीज़ की डिमांड है, कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, उस नीड को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। मैं आपको इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक तो ये तरीका है कि कस्टमर की डिमांड देख के चीज़ बना लो, और दूसरा तरीका ये है कि आप देखो कि मार्केट में क्या बिक रहा है, ऑनलाइन किस चीज़ की डिमांड है, ऑनलाइन कौन सी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, वो प्रोडक्ट आप भी बेच लो। अब आप भी बेच लो, कैसे बेच लो, आप उनसे डिफरेंट होंगी तो बिकेंगी, उनसे प्राइस में कम होंगी तो बिकेंगी। यहाँ पर भी आपने उस मार्केट में नहीं एंटर होना जिस मार्केट में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स मौजूद हैं, ठीक है। शेर के मुंह से नवाला छीनने की कोशिश नहीं करनी है आप लोगों ने। उसके बाद है जी सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि कंपनी जो है उसको अच्छे डिसीजंस करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपनी के डिसीजन से जो है वो अफेक्ट होते हैं। कौन अफेक्ट होता है, कंपनी के डिसीजन से सोसाइटी अफेक्ट होती है। तो कस्टमर को अपने कंज्यूमर की जो नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए, सोसाइटी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देखते हुए अपने फैसले करने चाहिए। अच्छा जी, अब जो हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो है मार्केटिंग मिक्स। ये सवाल आपसे इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाएगा, ये सवाल मतलब एमफिल पीएचडी लेवल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और वो सवाल क्या है जी, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है, कंपनी अपने कस्टमर के लिए जो चीज़ तैयार करती है वो चार चीज़ों का मजमूआ होती है। घर में जब हांडी पकती है तो उसमें दो चार चीज़ों का वो कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे है, 4 पीस, 4 पिलर्स। जिस तरह एक मेज़ या कुर्सी चार पायों के बगैर नहीं सरवाइव कर सकते, उसी तरह से मार्केटिंग के ये 4 पिलर्स हैं, ठीक है। और ये कौन से हैं कि कंपनी क्या प्रोडक्ट कस्टमर को बेचेगी, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसका ब्रांड नेम क्या होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसका कलर कैसा होगा, किस प्राइस पे बेचेगी, डिस्काउंट कितना देगी, लीजिंग का ऑप्शन अवेलेबल होगा या नहीं होगा, प्रमोशन, कंपनी जो है उसको उसकी टीवी पे ऐड चलाएगी, सोशल मीडिया पे ऐड चलाएगी, उसके लिए जो है कोई सेल लगाएगी, ठीक है। और प्लेस, और ये चीज़ आपको कैसे कैसे अवेलेबल होगी, प्लेस क्या है, हाउ कंपनी विल डिलीवर इट्स प्रोडक्ट टू द कस्टमर। वॉल्स है, आपको बेकरी पे भी मिलेगी, आपको कैंटीन पे भी मिलेगी, वॉल्स के साइकिल वाला जो है वो आपके गली मोहल्ले में फिर के भी बेच रहा था। तो ये प्रोडक्ट की प्लेसमेंट है, हाउ यू विल डिलीवर योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, हाउ यू विल प्लेस योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। अच्छा, अब 4 पीस जो हैं आपने डिजाइन कर लिए, इन 4 पीस की बुनियाद पर आप अपना एक मार्केटिंग प्रोग्राम सेट करते हो कि आप अपने कस्टमर को बताओगे कैसे कि आपने उसके लिए क्या चीज़ तैयार की है, क्या बनाया, आप उसके लिए क्या फ़ायदा लेके आए हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में आप वो फ़ायदा एक तो उन्हें कम्युनिकेट करोगे और दूसरा आप उन्हें डिलीवर करोगे, ठीक है। उसके बाद है जी CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सर यूएसए का एक रिटेल स्टोर है, मैं केस स्टडी पढ़ रहा था, उनके पास गालबन अपने कस्टमर्स का पिछले 30 साल का डेटा मौजूद है कि 30 साल में
अगर एक कस्टमर, उसको एक यूनिक आईडी उन्होंने दे दिया, वो जब भी आता है उसका बिल वगैरह सारा उसी आईडी के अगेंस्ट बनता है। उसका 30 साल का डाटा स्टोर के पास है। आज ये 30 साल पहले ये क्या प्रोडक्ट लेता था, अब ये क्या लेता है। अब 30 साल पहले ये क्लॉथिंग पे कितने खर्च करता था, आज कितने करता है। 30 साल पहले ये मिल्क का कौन सा ब्रांड यूज कर रहा था, आज कौन सा कर रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स कौन से ले, सॉफ्ट ड्रिंक्स कौन से लेके जा रहा था, ठीक है। सारी चीजें उनके पास मौजूद है। अच्छी कंपनीज जो हैं वो कस्टमर का डेटा अपने पास रखती हैं, वो अपने कस्टमर के साथ जो है राब्ते में रहती हैं, अपने कस्टमर के साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स बनाती हैं और अपने कस्टमर को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करती हैं, अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती हैं जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो। ठीक है जी। उसके अलावा बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स, ठीक है, इसको आप लोग जो है वो थोड़ा रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा, ये कस्टमर रिलेशनशिप है। इसके बाद ये पार्टनर रिलेशनशिप। सर एक बात याद रखें, अगर आपका एक रेस्टोरेंट है और आप उस रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, आपका इंटीरियर शानदार है, ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, आपने ब्रांडिंग बड़ी ज़बरदस्त की है, लोग एक दफ़ा आपके रेस्टोरेंट में स्टेप इन होते हैं, वो कहते हैं यार हम किसी और दुनिया में आ गए। लेकिन आपने जब उनके टेबल के ऊपर फूड बना के सर्व किया तो लोगों ने बाहर निकल के, यार इससे फारिग तरीन खाना हमने आज तक नहीं खाया। रीज़न, आपके एंड पे तो चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन जो बंदे आपको फूड के लिए सप्लाई दे के गए, जिस बंदे ने आपको पिज़्ज़ा के लिए जो है वो चीज़ प्रोवाइड की, जिस बंदे ने आपको पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए जनाब जो है वो जैतून प्रोवाइड किया, जिस बंदे ने आपको पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए चिकन या मटन सप्लाई किया, उनकी क्वालिटी में फ़र्क था। तो आपके जो सप्लायर्स होते हैं, गाड़ी बनाने वाली कंपनी वो नया मॉडल बना रही है, जो कंपनी उसको ब्रेक सिस्टम बना के दे रही है, उस कंपनी ने कोई गड़बड़ कर दी, हो सकता है वो कंपनी का नया मॉडल मार्केट में आते ही पिट जाए। तो इसलिए जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो अपने सप्लायर्स या अपने पार्टनर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को मैनेज करती हैं। टोयोटा कंपनी जो है वो ये कहती है कि हमारे जो सप्लायर्स हैं दे आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली, वो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है वो अपने मींस involve partner relationship management involve working closely with partners in other company department and outside the company to jointly bring greater value to customer। कस्टमर को अच्छी चीज़ देने के लिए जब कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर जो आपके सप्लायर्स हैं वो मिलके काम करते हैं, इस चीज़ को पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहा जाता है। अब टोयोटा की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप टोयोटा फैमिली देखें, टोयोटा सप्लायर्स देखें, तो आपको उनकी जो सप्लायर्स के बारे में उनकी फ़िलॉसफी है यू विल कम टू नो। वो अपने सप्लायर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं टोयोटा वाले, वो अपने सप्लायर्स को एप्रिसिएशन भी देते हैं, और उसके अलावा जो है वो उनको कहते हैं ये दे आर पार्ट ऑफ टोयोटा फैमिली। अच्छा, अब ये देखें कि पार्टनर्स इनसाइड द कंपनी इज एवरी फंक्शनल एरिया इंटरेक्टिंग विद कस्टमर, इलेक्ट्रॉनिक एरिया और क्रॉस फंक्शनल टीम। अब आपके पार्टनर्स इनसाइड द कंपनी, अब कंपनी के अंदर कौन से आपके पार्टनर हैं? कंपनी के अंदर वो आपके तमाम डिपार्टमेंट्स पार्टनर हैं जो कस्टमर की बात आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और उसी तरह से पार्टनर आउटसाइड द कंपनी का मतलब है आपके सप्लायर्स, आपके चैनल पार्टनर्स, आपके रिटेलर्स, ये सारे के सारे जो आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये यहाँ पर फिर सप्लाई चेन की बात आ जाती है। सप्लाई चेन एक ऐसा चैनल है जिसके ज़रिए आपका रॉ मटेरियल आप तक पहुँचता है और आप उस रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके फाइनल बायर्स तक पहुँचाते हैं। तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन कॉटन से शुरू होती है, उस किसान से जो खेत में कॉटन उगा रहा है, और एंड स्टोर जहां पर वो चीज़ बिक रही है, ये सारे के सारे लोग आपकी सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, ठीक है। इसके लिए फिर सप्लाई मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और स्ट्रेटेजिक अलायंसेज हैं।
मैं इन कॉन्सेप्ट्स की डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा, अब जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो अपने कस्टमर्स की केयर करती हैं, कस्टमर लॉयल्टी को वो मेंटेन रखती हैं, वो अपने कस्टमर को रिटेन रखती हैं। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि कस्टमर अपनी पूरी ज़िंदगी में आपसे ही खरीदे, कहीं और ना जाए। इसमें एक 80-20 प्रिंसिपल आता है कि आपकी कंपनी की जो 80% सेल्स हैं वो आपके 20% जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनसे आती हैं। वो बार बार वही लोग आके आपसे 20% परचेज कर रहे होते हैं। और शेयर ऑफ कस्टमर का मतलब है कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज में से जो चीज़ खरीद रहा है वो शेयर ऑफ कस्टमर है, ठीक है। और कस्टमर इक्विटी क्या है, ठीक है, कि कंपनी ने अपने कस्टमर से लाइफ टाइम में जो बिजनेस किया है वो कस्टमर इक्विटी में आता है, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जी। और अब आने वाले टाइम में चूंकि डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, रैपिड ग्लोबलाइजेशन हो रही है। पहले अब मार्केट्स भी ग्लोबल हो गई हैं, अब यहाँ बैठ के चाइना से जो चीज़ मर्जी चाहे मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, यू जस्ट नीड टू मेक पेमेंट एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट्स बाय सिटिंग एट योर होम। और एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अब जैसे जैसे दौर जदीद होता जा रहा है, एथिक्स का बड़ा जो है हमें जिक्र सुनने को मिलता है। इस कंपनीज पर इस बात का प्रेशर है, स्पेशली यूरोप में, यूएसए में, कि आप जो भी बिजनेस करें उसमें आप सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस करें। लोगों को इस चीज़ पर इंसिस्ट किया जा रहा है कि आप जो उसकी बेस पर आप जो प्रोडक्ट शॉप पर बनाते हैं शॉप पर ना बनाएं, आप उसकी तरफ चले जाएं, कागज़ की पैकिंग की तरफ चले जाएं। और इसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग भी इंक्रीज हो रही है। यानी एक हॉस्पिटल है जो एनजीओ, उसका मकसद बिजनेस करना तो नहीं है, लेकिन वो भी अपनी डोनेशंस वगैरह हासिल करने के लिए मार्केटिंग जो है वो करते हैं। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग के जुमरे में आती है। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जी हमारे फर्स्ट चैप्टर में से जिनको हमने डिस्कस किया। ये लेक्चर सुनने के बाद आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे, उसको रीड आउट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे वॉइस कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।